आज ही के दिन 1 साल पहले सरफराज के बाबूजी ने आखिरी सांस ली थी। इतना वक्त बीतने के बाद भी सरफराज को हर वक्त अपने पिता की कमी महसूस होती रहती थी। वो अपने ऑफिस से वापस घर की ओर लौट रहा था तो न जाने क्यों उसके मन में ख्याल आया कि वो उसी कब्रिस्तान के रास्ते से घर वापस आए जहां बाबूजी को दफनाया था। रात का वक्त पूरी तरह सुनसान, सन्नाटा इतना कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। जब सरफराज कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो उसकी बाइक की स्पीड कम हो गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन दिल में डूबते उतराते जज्बातों ने उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। सरफराज ने बाइक साइड में लगाई और यही कोई 20 कदम आगे बढ़ के वो कब्रिस्तान में उस कब्र को देखने लगा जहां उसने बाबूजी को दफनाया था। जब वो वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक चबूतरे पर बैठी एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया के हाथ में लाल रंग का कांच का टुकड़ा था जिसे वो बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। सरफराज कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उसे देखता रहा। वो इंतजार कर रहा था कोई बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर वो उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हो गया। सरफराज की तरफ देखते हुए वो लड़की मुस्कुराई। सरफराज ने पूछा, अरे तुम अकेली यहां पर क्या कर रही हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? वो बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में हैं, वो वहां पर रहते हैं। वहां से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए सरफराज को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास रहती होगी। सरफराज उस बच्ची से बातें तो कर रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वो बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। सरफराज ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस लाल कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? सरफराज को कुछ समझ में नहीं आया। वो गुड़िया के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसने गुड़िया से कहा, बेटा इस कांच से तुम्हारे हाथ कट जाएंगे, लाओ इसे मुझे दे दो। इसके बाद सरफराज ने उस गुड़िया के हाथ से वो लाल रंग का कांच ले लिया। गुड़िया कांच वापस देने की जिद करने लगी, लेकिन सरफराज के मन में यही चल रहा था कि कहीं इस कांच के टुकड़े से उसके नाजुक हाथों में कहीं कोई जख्म ना हो जाए। उसने गुड़िया को बातों में लगाए रखा, कहा उसे वो खिलौने देगा, चॉकलेट खिलाएगा, और धीरे से इन सब बातों के बीच सरफराज ने कांच वहीं पर फेंक दिया। वापस उसकी नजर जैसे ही कांच पर पड़ी, उसे यूं महसूस हुआ जैसे कांच अंधेरे में भी चमक रहा है। फिर भी उसने उसे एक कांच का टुकड़ा मानकर इग्नोर कर दिया। अचानक कहीं दूर से कोई आवाज सी आई और गुड़िया पूरी ताकत लगाकर सरफराज की गोदी से नीचे कूद गई। बोली, अंकल आप जाइए, मैं जा रही हूं। इतना कहकर उस गुड़िया ने दौड़ लगा दी। सरफराज उसे दौड़ते हुए बस देखता रहा। कुछ ही पलों में वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। सरफराज ने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वो डिनर करके सो गया। रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। अचानक वही कब्रिस्तान वाली गुड़िया सरफराज को नजर आने लगी। उसने देखा वो उसके आंगन में बैठी है और बार बार एक ही बात कह रही है, अंकल मेरा कांच का टुकड़ा दे दो, मेरा कांच का टुकड़ा दे दो अंकल। सरफराज ने उस गुड़िया को गोद में उठाया और बोला, बेटा ऐसे कई कांच के टुकड़े मिल जाएंगे। गुड़िया बोली, अंकल आप जानते नहीं हैं, वैसा कांच का टुकड़ा कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी,
आप अपने साथ कांच का टुकड़ा ले गए हो, टुकड़ा दे दो अंकल। सरफराज बोला, बेटा मैंने उसे वहीं फेंक दिया था। इसके बाद वो गुड़िया अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने सरफराज के घर में लगी कांच की खिड़कियों पर नजर डाली और अचानक एक एक करके जोरदार आवाजों के साथ सारी कांच की खिड़कियां टूटती गईं। इन आवाजों के साथ सरफराज की नींद खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। आंगन में भी कोई नहीं था। वो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। भले ही ये एक सपना था, लेकिन बहुत खौफनाक था। इसके बाद सरफराज को नींद नहीं आई। रात भर उसके दिमाग में कब्रिस्तान, चबूतरे पर बैठी वो गुड़िया, कांच का लाल टुकड़ा, यही सब चलता रहा। यहां तक कि अगले दिन ऑफिस में भी उसे बार बार सपने में जो गुड़िया कह रही थी, अंकल मेरा कांच का टुकड़ा दे दो, मेरा कांच का टुकड़ा दे दो अंकल, यही आवाज गूंज रही थी। उसने बहुत सोचा कि कैसे भी करके इस खौफनाक सपने और गुड़िया की आवाज को वो भूल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। ऑफिस से लौटते वक्त उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार फिर कब्रिस्तान के रास्ते से होते हुए घर चला जाए। क्या पता शायद वो गुड़िया वहीं चबूतरे पर बैठी मिल जाए और वो उसे समझा दे कि कांच का टुकड़ा उसने फेंक दिया था। आधे रास्ते तक वो यही सोचता रहा कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाऊं या ना जाऊं। मन में एक डर का एहसास भी था और साथ में चबूतरे पर बैठी उस प्यारी सी गुड़िया की तस्वीर भी थी। उसे ऐसा लगा कि शायद वो उसे अपनी तरफ खींच रही है, बुला रही है, और अगर वो उसी चबूतरे पर बैठी हुई उसे मिल जाएगी तो हो सकता है आज की रात उसे ना कोई खौफनाक सपना आए और शायद वो इन तमाम ख्यालातों से भी बाहर निकल जाए। यही सोचकर आखिरकार उसने अपनी बाइक कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मोड़ ली। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने बाइक साइड में लगाई, चबूतरे की तरफ देखा, आजू बाजू चारों तरफ नजर दौड़ाई। बीते दिन की तरह ही चारों तरफ सन्नाटा था, मगर वो गुड़िया उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शायद वो अपने मम्मी पापा के पास होगी। कल तो यूं ही इत्तेफाक था कि वो उसे यहां बैठी हुई मिल गई। ये सोचते हुए उसने एक बार फिर अपने बाबूजी की कब्र को देखा और वापस आने लगा। अभी यही कोई 10 कदम ही चला होगा, अचानक पीछे से एक आवाज आई, अंकल मेरा कांच का टुकड़ा दे दो। उसने पलट कर देखा तो चबूतरे पर बैठी वही गुड़िया उसे आवाज दे रही थी। एक पल के लिए तो दहशत में वो कांप गया। अभी कुछ ही सेकंड पहले उसने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई थी तो कहीं भी कोई भी नहीं था। डरे सहमे सरफराज ने कहा, तुम अभी तो यहां नहीं थी, फिर कहां से आ गई? गुड़िया बोली, मैं यहीं थी अंकल, आपको नहीं दिखी। सरफराज ने कहा, मैंने देखा तो था मगर तुम इस चबूतरे पर तो नहीं थी। गुड़िया बोली, हां मैं पेड़ के पीछे थी, बस आप जैसे ही पलटे मैं चबूतरे पर आकर बैठ गई। आप मेरा कांच का टुकड़ा दे दो ना। सरफराज ने सोचा कि इस गुड़िया की शक्ल में न जाने कौन सी बला उसके गले पड़ गई है। बेहतर है कि वो कांच का टुकड़ा ढूंढकर इसे दे दूं और इससे पीछा छुड़ा लूं। उसने कहा, मैंने कल यहीं फेंक दिया था। सरफराज इतना कहकर कांच का टुकड़ा ढूंढने लगा। उसे टुकड़ा कहीं नहीं मिल रहा था। वो घबराने लगा कि अगर टुकड़ा नहीं मिला तो न जाने किस मुसीबत में फंस जाएगा। अचानक ढूंढते ढूंढते उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने देखा लाल रंग का चमचमाता हुआ कांच का टुकड़ा वहीं कचरे के आसपास पड़ा हुआ है। उसने हाथ में टुकड़ा उठाया और गुड़िया को देते हुए बोला, ये लो, मैंने कहा था ना, मैंने कल यहीं फेंक दिया था। जैसे ही उस गुड़िया को कांच का टुकड़ा मिला तो खुशी से उछल पड़ी और उस कांच के टुकड़े से देखने लगी। तभी वो बोली, अंकल आपके पीछे कोई है। सरफराज ने पीछे मुड़कर देखा
तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि गुड़िया शायद मजाक कर रही होगी। अचानक गुड़िया बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। सरफराज ने यह सुना तो उसकी रूह कांप गई। वो बोला, मैं बाद में देखूंगा। पर गुड़िया ने जिद पकड़ ली। उसकी जिद पर सरफराज ने जब वो कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लगाया तो डर के मारे वही पसीना पसीना हो गया, क्योंकि उस कांच में से जब उसने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। कांच में से देखने पर वहां बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसी की तरफ घूर के देख रहे थे। उसने उस कांच से गुड़िया को देखा तो कुछ पल पहले जो गुड़िया मासूम सी दिख रही थी, अब उसकी जगह पर एक डरावनी जले हुए से चेहरे और झुलसे बालों वाली चुड़ैल चबूतरे पर बैठी हुई नजर आ रही थी। उस लाल कांच के टुकड़े को फेंककर उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन अचानक वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ से कुछ यूं छूटा कि दहशत में गले में धंस गया। इसके बाद अगले दिन वही पहले के जैसी सन्नाटे भरी डरावनी रात थी। वही चबूतरा था, मगर अब उस चबूतरे पर वो गुड़िया नहीं थी, बल्कि सरफराज उसी लाल कांच से कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था। उसे गुड़िया की ही तरह कब्रिस्तान में खौफनाक दफन मुर्दे चारों तरफ चलते हुए नजर आ रहे थे।